दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोर। दोस्तों, आ गया हूं आप लोग के लिए एक अमेजिंग पार्ट लेके, अमेजिंग चैप्टर लेके ऊप्स कॉन्सेप्ट का। यानी कि ऊप्स कॉन्सेप्ट का हमारा ये चैप्टर 2 है। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जो चैप्टर 1 में सीखा, पहले थोड़ा सा उसको रिवाइज करेंगे, उसके बाद चैप्टर 2 पे काम करेंगे। तो यहाँ पर आ जाइए, एक और फाइल बना लीजिए चैप्टर 2 नाम से। तो CH-2 इस तरीके से मैं फाइल बनाता हूँ, और .php, और ये ऊप्स फोल्डर जो हम लोगों ने बनाया था उसी के अंदर मैंने उसको बनाया है। ठीक है, यानी कि ऊप्स जो फ़ोल्डर हम लोगों ने बनाया था उसी के अंदर मैंने ये बनाया है। ठीक है, तो ch-2.php इस तरीके से बनाइए। यहाँ पर मैंने ये बना लिया, और यहाँ पर मैं स्टार्ट करूँगा पीएचपी को सबसे पहले। तो अभी तक हम लोग क्या करते थे, कैसे क्लास बनाते थे, क्लास कीवर्ड का यूज़ करते थे इस तरीके से, और कोई भी नाम देते थे, जैसे मैंने टेस्ट दे दिया इस तरीके से। और यहाँ पर उसके अंदर हम लोग कुछ प्रॉपर्टी या कुछ भी डिफाइन करते थे, जैसे मैंने पब्लिक, सबसे पहले पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर डिफाइन करते थे, और यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी बना देते। तो इसको हम लोग जावास्क्रिप्ट में, यानी कि सॉरी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी कहते हैं पीएचपी में। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको असाइन किया। और अगर हमें इसको एक्सेस करना होता तो कैसे इसको एक्सेस करेंगे, हम सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट बनाते थे। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ कि उसी क्लास के नाम पर हम मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो डॉलर और ओबीजे इस नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ, और यहाँ पर क्या करूँगा, न्यू कीवर्ड का यूज करूँगा। न्यू कीवर्ड के साथ मैं यहाँ पर जो हमारा टेस्ट नाम का ऑब्जेक्ट है उसको कॉल कर लूँगा। ठीक है, तो ये मैंने कॉल किया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। कॉल नहीं किया हमने, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यानी कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया। अब इस क्लास का अगर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर का जितना भी कोड होगा, चाहे वो प्रॉपर्टी हो चाहे वो मेथड, वो हमें एक्सेस हो जाएगा। तो सपोज करो हमें इसमें कोई डेटा अपडेट करना है, तो डेटा अपडेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो ओबीजे का यूज करेंगे, तो डॉलर ओबीजे इसका यूज करेंगे, और इसके अंदर से हम लोग एक्स प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लेंगे, और इस एक्स प्रॉपर्टी में हम लोग इस तरीके से डेटा असाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया जस्ट फॉर कोड, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद आप चाहो तो यहीं पर प्रिंट कर सकते हो इसको। तो कैसे इसको प्रिंट करेंगे, हम लोग एको करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर डॉलर ओबीजी का यूज करेंगे, ओबीजे, और इसके अंदर से हम लोग एक्स को एक्सेस करके उसको प्रिंट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा एक्स हो गया। अब ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाइए ब्राउजर में, देखिए इस वाले प्लेलिस्ट में जाएगा सारा, यानी कि ओप्स इन पीएचपी, इस वाले प्लेलिस्ट में वीडियो जाएगा, आप लोग को स्टेप बाय स्टेप जाके देखना है। ठीक है, यहाँ पर आ जाऊँगा। यहाँ पर मैंने देखिए लोकल होस्ट को एक्सेस कर लिया, और ओप्स के अंदर से, यानी कि ओप्स जो हमारा फोल्डर है उसके अंदर से मैंने ch-2.php इस तरीके से मैंने उसको एक्सेस कर लिया। ch-2.php, यहाँ पर देखिए पेज नॉट फाउंड बता रहा है, तो ओप्स लिखना है हमें, यहाँ पर OPPS रहेगा। ठीक है, मैंने ओ डबल पी, देखिए OPS रहेगा, मैंने OPP लिख दिया था। ये देखिए यहाँ पर ये ओपन हो गया, यानी कि जस्ट फॉर कोड प्रिंट हो गया। ठीक है, सपोज करो ये जो एक्सेस मॉडिफायर हमारा ये प्राइवेट होता अगर, तो क्या एक्सेस हो जाता है यहाँ पर बाहर। अगर हम लोग इसको प्राइवेट कर देते तो क्या ये हमारा एक्सेस हो जाता बाहर। देखिए रीलोड करोगे तो आपको एरर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, फेटल अनकॉट एरर, कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट प्रॉपर्टी टेस्ट। यानी कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ये आपको बाहर नहीं एक्सेस करने मिलेगा, आप यहाँ पर आप इसका एक्सेस कर सकते हो अंदर ही। यानी कि जो हमारा प्राइवेट प्रॉपर्टी होगा वो हमारा कभी भी बाहर एक्सेस नहीं होगा, वो क्लास के अंदर ही एक्सेस होगा। ठीक है, तो क्लास के अंदर कैसे एक्सेस होगा वो समझिए जरा। यहाँ पर जैसे कि मैं एक्स नाम का हमारा प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ डेमो नाम का। इस तरीके से मैंने डेमो नाम का फंक्शन बनाया, और इस डेमो के अंदर मैं क्या करूँगा, एको कर दूंगा इस तरीके से, यहीं से एको कर देता हूँ मैं। और डॉलर दिस, यानी कि यहाँ पर हम लोग टेम्परेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। टेम्परेरी ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट करते हैं, ताकि हम इस वाले प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकें। ठीक है, इस वाले प्रॉपर्टी को हमने एक्सेस करने के लिए टेम्परेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो जब यहाँ पर हम लोग दिस लिखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि यही वाला क्लास और इसी का टेम्परेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको लिखा, और एक्स के अंदर मैंने इस तरीके से डेटा असाइन कर दिया। तो जस्ट फॉर कोड ये मैंने लिखा, इस तरीके से टर्मिनेट यहाँ पर करूंगा, और यहाँ पर इको करने की जरूरत नहीं है, बस इस फंक्शन के अंदर से, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर से हम इस फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो कैसे कॉल करेंगे, डॉलर ओबीजी का यूज करेंगे इस तरीके से, और ओबीजी के अंदर से हम लोग क्या कॉल कर देंगे, डेमो, यानी कि जो डेमो हमारा फंक्शन है इसको यहाँ पर कॉल करिए। बस आपको इतना कॉल करने की जरूरत है, और कुछ नहीं। यहाँ पर डेटा ऑटोमेटिक जा रहा है, और ये एको हो जाएगा, ये जो हमारा प्रॉपर्टी है। ठीक है, यहाँ पर आकर रिलोड करेंगे टेस्टिंग करने के लिए, मैंने यहाँ पर रिलोड किया, ये देखिए अभी भी अनएक्सपेक्टेड सिंटेक्स का कुछ एरर आ गया है ना, कोड कहीं हम लोगों ने शायद नहीं बंद किया है। देख लेते हैं क्या दिक्कत है। अच्छा, यहाँ पर शायद इक्वल टू छूट गया, यानी कि एक्स को एक्सेस करेंगे और एक्स में डेटा असाइन करेंगे इस तरीके से, यानी कि इक्वल टू लगा के, है ना, इस तरीके से, तभी तो एक्स में डेटा असाइन होगा। रिलोड करेंगे अब यहाँ पर इस तरीके से, तो ये देखिए हमारा जस्ट फॉर कोड प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये तो हमारा था एक्सेस, यानी कि प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर, और एक और होता है प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड को हम लोग आगे सीखेंगे कि उसका क्या क्या यूज है। ठीक है, अब सपोज करो कि हमें कंस्ट्रक्टर बनाना है, यानी कि कंस्ट्रक्टर को
कंस्ट्रक्टर बनाना है तो कंस्ट्रक्टर का क्या मतलब हुआ, कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि हम कंस्ट्रक्टर कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए आपके पास कंस्ट्रक्टर कीवर्ड भी होता है। यहाँ से मैं ये कोड हटा देता हूँ और यहाँ से भी सारा कोड हटा देता हूँ। तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है दोस्तों, कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, कंस्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करना है। तो कंस्ट्रक्टर जो होता है वो आपका ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। तो डबल अंडरस्कोर और कंस्ट्रक्ट इस तरह से लिखेंगे, कंस्ट्रक्ट है ना। बस आपको ये लिखना है कंस्ट्रक्ट, और ये आपका ऑटोमेटिक कॉल होगा। तो इसके अंदर का जो भी कोड होगा बस आपको इसको एको कर देना है यहाँ से, या कुछ भी आप यहाँ पर अभी आपको समझ में आएगा। मैंने ये देखिए सक्सेस लिखा, टर्मिनेट यहाँ पर करूंगा और देखिए ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। तो मैंने कंस्ट्रक्ट लिख दिया है और यहाँ पर बस आपको इस ऑब्जेक्ट यानी कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर न्यू कीवर्ड का यूज करूंगा और न्यू कीवर्ड के साथ मैं टेस्ट का जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। टेस्ट को मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब जैसे पेज लोड होगा आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए आपको बस डबल अंडरस्कोर और कंस्ट्रक्ट की लिखना है, इससे आपका कंस्ट्रक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आके मैंने रिलोड किया, ये देखिए सक्सेस का मैसेज मैंने लिखा था और यहाँ पर सक्सेस का मैसेज आ गया। ये देखिए यहाँ पर सक्सेस लिखा हुआ है। तो ये मैंने सक्सेस लिखा था इसलिए सक्सेस आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हम मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जो जितना भी कंस्ट्रक्टर होगा हमारे इस वाले मतलब क्लास के अंदर, वो ऑटोमेटिक कॉल होगा। तो बस आपको उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ा, हमें इसको कॉल नहीं करना पड़ा। तो कंस्ट्रक्ट कीवर्ड के साथ कभी भी आप फंक्शन बना देंगे, यानी कि फंक्शन कीवर्ड यूज करेंगे, उसके बाद कंस्ट्रक्ट डबल अंडरस्कोर लगाना है और कंस्ट्रक्ट में लिखना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर इसके अंदर का जो भी कोड होगा वो एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमने डेटा यानी कि जो है यहाँ पर मतलब हमने मतलब कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर क्या होता है आपका ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। ऑटोमेटिक का मतलब क्या हो कि जैसे आपने क्रिएट किया ऑब्जेक्ट और ये हमारा कॉल हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपको कंस्ट्रक्टर में कोई डेटा भेजना है यहाँ पर, तो कैसे भेजेंगे, यहीं से भेजेंगे, यानी कि ये जो पैरामीटर है ना यहीं से भेजेंगे। तो जैसे मैं यहाँ से जस्ट फॉर कोड भेज देता हूँ, जस्ट फॉर कोड ये मैंने भेजा। तो ये कहाँ रिसीव होगा, इस कंस्ट्रक्टर के बॉडी में। तो डॉलर डेटा के नाम से एक वेरिएबल बना देता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर रिसीव कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बना लूंगा मैं पब्लिकली एक्सेस करने के लिए डॉलर एक्स का यूज करूंगा इस तरीके से। और यहाँ पर एक्स के अंदर सॉरी एक्स बस एक प्रॉपर्टी बना लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर क्या करूंगा मैं, यानी कि यहाँ पर एक्स के अंदर डेटा असाइन करना है हमें। तो क्या यहीं से एको भी कर देता हूँ। तो डॉलर दिस का यूज करेंगे, यानी कि दिस का मतलब मतलब एक जो है टेम्परेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा हमें इस क्लास का। उसको मैंने एक्सेस किया और इसके अंदर से एक्स नाम का जो प्रॉपर्टी उसको एक्सेस करूंगा और जो डॉलर डेटा है हमारा उसको इसको दे देंगे, ठीक है। तो आपका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा और ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो ये जो जस्ट फॉर कोड यहाँ से हमने भेजा वो यहाँ पर रिसीव हुआ। जिस तरीके से हम लोग फंक्शन पैरामीटर में भेजते थे वैसे ही हम लोग कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में डेटा भेजने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे, वहीं से डेटा भेज देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आके रिलोड करता हूँ, देखिए मैंने रिलोड किया और यहाँ पर जस्ट फॉर कोड प्रिंट हो गया। तो कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या हुआ कि कंस्ट्रक्टर जो है आपका, जैसे ही आपने इसको कॉल किया, यानी कि जैसे ही आपने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तुरंत आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। आपको आपको यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है फंक्शन का तुरंत कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। अब उस कंस्ट्रक्टर में अगर हमें कुछ डेटा भेजना है तो यहाँ से उसके पैरामीटर से डेटा भेजेंगे और रिसीव कर लेंगे। रिसीव करने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने डायरेक्ट इसको भी, अगर आप डायरेक्ट इसको प्रिंट करोगे, यानी कि डॉलर डेटा इसको अगर आप डायरेक्ट प्रिंट करोगे तब भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि तब भी ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा तो ये देखिए अभी भी जस्ट फॉर कोड आ रहा है। बट ये रूल के यानी कि रूल सही नहीं है। तो रूल का मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ पर मतलब कोई प्राइवेट की बना लेना है, प्राइवेट वेरिएबल बना लेना है इस तरीके से, आप पब्लिक वेरिएबल बना लेना। अच्छा यहाँ पर अगर इसके बाहर कहीं पर ये एक्स यूज होने वाला, जैसे अभी हमने यहाँ पर पब्लिकली एक्सेस किया इसको, तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि इसका बाहर कहीं पर भी यूज नहीं है, यानी कि इसके क्लास के बाहर कहीं पर भी यूज नहीं है, तो आप इसको प्राइवेट ही बनाया करिए हमेशा, ठीक है। तो मैंने प्राइवेट कर दिया, अब ये क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आकर रिलोड करेंगे, रिजल्ट तो अभी भी आपको मिलेगा, बट ये सिर्फ इस क्लास के बॉडी के अंदर ही कहीं ना कहीं एक्सेस होगा। और इस क्लास के बाहर अगर आपने एक्सेस करने की कोशिश की तो ये हमारा क्या होगा, मतलब ये हमारा जो है प्रिंट नहीं होगा, एरर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें इसी तरीके से डिस्ट्रक्टर भी मिलता है। तो डिस्ट्रक्टर अगर आपको बनाना होगा तो बस कुछ नहीं करना है, डिस्ट्रक्टर कीवर्ड का यूज करेंगे डिस्ट्रक्टर को बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन इसे डिफाइन करेंगे, हमने फंक्शन डिफाइन किया और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, डिस्ट्रक्ट लिख देंगे। तो डबल अंडरस्कोर डिस्ट्रक्ट इस तरह से लिख दीजिए, डिस्ट्रक्ट है ना, ये आपका हो गया डिस्ट्रक्टर। इसको डिस्ट्रक्टर बोलते हैं और यहाँ पर हम लोग एको कर देते हैं फिलहाल कुछ डेटा। यहाँ से मैंने टेस्टिंग यहाँ से लिखा इस तरीके से और एको कर दिया, ठीक है। टर्मिनेट यहाँ पर करूंगा, मैंने रिलोड किया इस तरीके से। तो देखिए क्या होगा, टेस्टिंग और एको यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, बट थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर, ताकि ये थोड़ा सा हमें प्रिंट आगे से दिखे ताकि पता चले। ये दिखे ना, पहले क्या प्रिंट हुआ, जस्ट फॉर कोड, उसके बाद टेस्टिंग प्रिंट हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि डिस्ट्रक्टर आपका ऑटोमेटिक डिस्ट्रक्टर भी कॉल होता है,
लेकिन पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, उसके बाद ही डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद अगर इसके अंदर कोई कंस्ट्रक्टर है और कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा तभी डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। अगर आपने कंस्ट्रक्टर यहाँ से हटा दिया, सपोज करो मैंने ये हटा दिया इस तरीके से और सिर्फ इसमें डिस्ट्रक्टर है, तो क्या ये कॉल होगा? देखिए रीलोड करेंगे तो यहाँ पर टेस्टिंग अभी भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो पहले आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, उसके बाद डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। ठीक है, यहाँ पर तो डिस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। अब यहाँ पर पहले का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं यहाँ पर अगर इसको रखूँ, इसके नीचे इस कोड को रखूँ, तो पहले यही कॉल होगा। अगर कहीं पर भी इस टेस्ट में कंस्ट्रक्टर है, तो पहले ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद ये डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, तो देखिए मैं रिलोड करूंगा तो अभी क्या होगा, पहले जस्ट फॉर कोड आएगा, उसके बाद टेस्टिंग आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि डिस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिक कॉल होता है, बट अगर इसके अंदर कहीं पर भी कंस्ट्रक्टर है तो पहले कंस्ट्रक्टर का ही कोड एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ये कंस्ट्रक्टर है और ये डिस्ट्रक्टर है, बट हमने डिस्ट्रक्टर को पहले प्रिंट किया है और कंस्ट्रक्टर को बाद में प्रिंट किया है। तो यहाँ पर देखिए जो पहले बाद में प्रिंट हो रहा है कंस्ट्रक्टर हमारा, वो उसका कोड पहले एग्जीक्यूट यहाँ पर आ रहा है, यानी कि रिजल्ट। और जो टेस्टिंग होता है, यानी कि जो हमने टेस्टिंग लिखा है डिस्ट्रक्टर में, उसका कोड बाद में आ रहा है, यानी कि उसका कोड बाद में एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, तो इसको अगर ऊपर कर दोगे, जैसे मैंने हटा दिया, तो अभी क्या होगा, सिर्फ डिस्ट्रक्टर आपका प्रिंट होगा, यानी कि जो है टेस्टिंग इस तरीके से प्रिंट होगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पर इसको लगाया, कंट्रोल जेड किया इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों कि हमारा प्राइवेट यानी कि जो ये कंस्ट्रक्टर है ये पहले कॉल होगा, भले ही इसमें कितना भी डिस्ट्रक्टर बना हो। अगर कहीं पर भी कंस्ट्रक्टर है इस पेज में, तो वो पहले आपका कॉल होगा। तो पहले का कॉल होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका पहले कोड एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो ये जो कोड है ये पहले एग्जीक्यूट कर रहा है। देखिए यहाँ पर रिलोड करेंगे तो इस तरीके से जस्ट फॉर कोड पहले आया, उसके बाद टेस्टिंग आया। ठीक है, अगर आप इसको पहले भी कर देते हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले ऑटोमेटिक ये कॉल ही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर मैंने कर दिया और डिस्ट्रक्टर को मैंने बाद में कॉल किया। रिलोड करेंगे इस तरीके से, तो देखिए हमारा जस्ट फॉर कोड अभी भी पहले आ रहा है। तो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर बनाने का मतलब अभी आपको शायद ना समझ में आए, लेकिन आगे समझ में आएगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए आपको डबल अंडरस्कोर का यूज करना है और कंस्ट्रक्ट कीवर्ड लगाना है इस तरीके से। और डिस्ट्रक्टर बनाने के लिए आपको डबल अंडरस्कोर का यूज करना है और डिस्ट्रक्ट कीवर्ड यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, इस तरीके से सब कुछ लगा देना है, उसके बाद ही आपका कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर फुलफिल होगा। ठीक है, ये हो गया। अब एक बेहतरीन सा एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद ही हम लोग आगे काम करेंगे। ठीक है, तो बेहतरीन सा एग्जाम्पल का मतलब हुआ, यानी कि कोई एग्जाम्पल बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि हम लोग यहाँ पर कॉल करते थे ना, तो पैरामीटर में डेटा भेजते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर रिसीव करते हैं, उसके बाद काम होता है। तो उसी तरीके से जैसे कि हम लोग वहाँ पर न्यू माई एस क्यू एल आई लिखते थे, इस तरीके से न्यू और माई एस क्यू एल आई इसको कॉल करते थे जब, इस तरीके से, तो इसके पैरामीटर में ही तो डेटा भेजते थे। सबसे पहले लोकल होस्ट भेजते थे इस तरीके से, है ना, लोकल होस्ट ये भेजते थे, उसके बाद जो है लोकल होस्ट भेजते थे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या भेजते थे, लोकल होस्ट के बाद शायद मतलब यूज़र नेम, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, यूज़र नेम था जो भी रूट इस तरीके से डिफाइन करते थे। उसके बाद हमारा पासवर्ड होता था, उसके बाद भी हमारा डेटाबेस का नाम होता था, इस तरीके से टेस्ट जो भी होता था। तो ये पैरामीटर से ही तो डेटा भेजते थे। इसका मतलब क्या हो कि हमने माई एसक्यूएल ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया और उसके अंदर पैरामीटर, यहाँ पर भी देखिए हमने टेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, टेस्ट ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर जो है डेटा भेजा। तो पैरामीटर में जब डेटा भेजते हैं, तो हमने तो कंस्ट्रक्टर यहाँ पर बनाया है। ठीक है, यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कीवर्ड यूज किया है और यही इसी के पैरामीटर में मैंने डेटा रिसीव किया है। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्ट में भी आप यही डेटा रिसीव कर सकते हो, तो बस आपको रिसीव करने की आवश्यकता है। तो जैसे हम लोग माई एसक्यूएल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, तो यहाँ पर देखिए क्या होता था, लोकल होस्ट, रूट और पासवर्ड और टेस्ट भेजते थे। तो यहाँ पर क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, जैसे कि कोई माई एसक्यूएल नाम का क्लास बना होगा इस तरीके से, यानी कि जो हमारा पीएचपी है उसके अंदर माई एस क्यू एल आई इस नाम से क्लास कोई बना होगा। और यहाँ पर फंक्शन होगा इस तरीके से, है ना, यानी कि फंक्शन होगा कोई, सपोज करो मैंने टेस्ट नाम का ही फंक्शन लिया इस तरीके से, और इसके अंदर यहाँ पर रिसीव हो जाता था, जैसे कि पहले लोकल होस्ट, है ना, इस तरीके से लोकल होस्ट एलसीएल लिख देता हूँ इस तरीके से। और उसके बाद दूसरा पैरामीटर आपका होता था यहाँ पर, समझो रूट, है, इस तरीके से यहाँ पर रिसीव होगा। तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, मैं बार बार आपको बोलता था कि ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा हूँ, बट वहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे। और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के दौरान हम लोग जो डेटा भेजते थे पैरामीटर के थ्रू, वो यहाँ पर रिसीव होता था, यानी कि ये जो माई एसक्यूएल नाम का क्लास होता था उसके अंदर। तो अभी आपको आगे समझ में आएगा ये सब चीज़ें। इसको मैं हटा देता हूँ, फिलहाल मैंने समझाने के लिए आपको ये सब सारी चीज़ें की थी। अब हम लोग थोड़ा सा यानी कि और इन्हांस करते हैं इस कोडिंग को। तो इन्हांस करने के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल दे देंगे कि देखेंगे कि कैसे जो है हम लोग मतलब जो है पीएचपी के अंदर काम करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ डॉलर डीबी नाम का, इस तरीके से। और यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए न्यू और माई एसक्यूएल इस ऑब्जेक्ट को कॉल कर लूँगा। ठीक है, तो माई एसक्यूएल मैंने इसको कॉल किया, और सबसे पहले क्या होता था यहाँ पर आपका लोकल होस्ट, इस तरीके से लिख देंगे लोकल होस्ट, मैंने लिखा, टर्मिनेट करूँगा यहाँ पर कॉमा से, और
जो है रूट, यानी कि दूसरा पैरामीटर आपको देना है रूट। थर्ड पैरामीटर आपको क्या देना है दोस्तों यहाँ पर, रूट के बाद आपका पासवर्ड हो जाएगा। उसके बाद हमें किसी ना किसी डेटाबेस से कनेक्शन कर लेना है। तो यहाँ पर जो मेरे पास एक डेटाबेस बना दूंगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर जाता हूँ और डेटाबेस के अंदर जाता हूँ इस तरीके से। डेटाबेस के अंदर आपको जाना है, थोड़ा सा माइनस कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा जूम है, कंट्रोल माइनस, माइनस 100% पे कर देता हूँ। ये देखिए ना मैंने लॉगिन किया, और लॉगिन करने के बाद आपको डेटाबेस बनाने देना। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नाम लिखने को आता है, तो ऊप्स नाम का ही डेटाबेस मैं बना देता हूँ इस तरीके से, और क्रिएट पे क्लिक कर दूँगा तो देखिए ऊप्स नाम का एक डेटाबेस बन जाएगा। इसी को हम लोग यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आइए, थोड़ा इसको और जूम कर देता हूँ। अभी इस पे काम कर रहा हूँ मैं, ताकि आप लोग को दिखे। देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा जूम किया है, और जूम कर देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं और ऊप्स नाम का जो डेटाबेस है यहाँ पर कनेक्शन स्टेब्लिश कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से ऊप्स लिख देना है, तो इससे कनेक्शन स्टेब्लिश हो। क्या ये प्रोसीजरल ओरिएंटेड का फॉर्मूला है? क्या ये प्रोसीजरल ओरिएंटेड का कोडिंग है? नहीं, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ही कोडिंग है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और ऑब्जेक्ट ये आपका ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हुआ इस वाले वेरिएबल में है। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ही कोडिंग है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, कनेक्ट एरर नाम का प्रॉपर्टी होता था, उसको हम लोग एक्सेस कर सकते थे किसके अंदर से, डॉलर डीबी के अंदर से। तो डॉलर डीबी का यूज करेंगे इस तरीके से, और इसके अंदर से हम लोग कनेक्ट अंडरस्कोर एरर इस नाम का जो प्रॉपर्टी होता था उसको एक्सेस करते थे, ताकि हमारा कोई एरर हो तो पता चल जाए हमें। ठीक है, तो ये मैंने एक्सेस किया। अब यहाँ पर अगर कोई एरर होगा तो हम यहाँ पर एल्स में काम करेंगे, लेकिन अगर एरर नहीं है तो यहाँ पर एको कर देंगे सक्सेस। ठीक है, तो बस मैंने यहाँ पर इस तरीके से सक्सेस को एको किया, ताकि मुझे पता चले कि एरर तो नहीं है कोई। यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा, ये देखिए है ना, तो हमारा सक्सेस भी प्रिंट नहीं हुआ, इसका मतलब कुछ एरर हो सकता है। तो डॉलर डीबी के अंदर से मैंने कनेक्ट अंडरस्कोर एरर, तो कनेक्ट अंडरस्कोर एरर इसको मैंने कॉल किया है। यहाँ पर अगर कोई एरर नहीं होता तो यहाँ पर हमारे में कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता, बट यहाँ पर देख लेता हूँ लोकल होस्ट और रूट पासवर्ड हमारा एम्प्टी रहेगा। ऊप्स नाम का जो डेटाबेस है उससे मैंने कनेक्शन किया है, बाकी तो सब ठीक है यहाँ पर, है ना। अच्छा, एल्स भी लिख देते हैं ताकि मुझे पता चले कि एल्स में क्या आ रहा है। ठीक है, तो एल्स में मैं एको कर देता हूँ जरा फील्ड, फेल्ड मैंने इस तरीके से एको किया, टर्मिनेट करूंगा यहाँ पर, रिलोड करूंगा इस तरीके से, तो देखिए यहाँ पर फेल्ड आ रहा है, इसका मतलब कनेक्शन हमारा स्टेब्लिश नहीं हुआ। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या नाम दिया था हम लोगों ने, थोड़ा मैं ऊप्स ओ डबल पी एस ही दिया था, और यहाँ पर भी मैंने ऊप्स ही लिखा है ओ डबल पी एस, बट ये एक्सेस क्यों नहीं हो रहा? तो डॉलर डीबी के अंदर से कनेक्ट एरर, अच्छा कनेक्ट अंडरस्कोर एरर, एरर की स्पेलिंग ठीक है, हाँ ठीक तो है। तो डॉलर डीबी के अंदर से मैंने कनेक्ट एरर, CONNCET, ठीक है, कनेक्ट अंडरस्कोर एरर, न्यू माई SQLi इस ऑब्जेक्ट को मैंने कॉल किया है, कोई दिक्कत नहीं। लोकल होस्ट LO रूट, उसके बाद जो है पासवर्ड, और यहाँ पर डेटाबेस का नाम ठीक तो है, फिर क्यों नहीं एक्सेस हो रहा है? इफ डॉलर डीबी, अच्छा अच्छा, यहाँ पर हम लोग ये कनेक्ट एरर क्या होता है, कनेक्ट एरर जो प्रॉपर्टी होता है दोस्तों, अगर कनेक्शन होगा तभी यहाँ पर ये यानी कि कनेक्शन नहीं होगा, कनेक्ट एरर का मतलब क्या होगा कि कनेक्शन नहीं होगा, तब ये इफ की ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि कनेक्शन ना होने पर इफ के अंदर का कोड एग्जीक्यूट करेगा, और कनेक्शन हो जाने पर एल्स में जाता है। तो यहाँ पर हम लोग नॉट इक्वल टू से कंपेयर करेंगे, यानी कि नॉट इक्वल टू से कंपेयर करेंगे कि अगर कनेक्शन हमारा नहीं हुआ, तो यहाँ पर मैंने नॉट इक्वल टू लगाया, तो अब क्या होगा देखिए, सक्सेस का मैसेज अब आ जाएगा, क्योंकि जो हमारा कनेक्ट एरर प्रॉपर्टी होता है वो ट्रू रिटर्न, यानी कि ट्रू रिटर्न करता है जब एरर होता है तब। यानी कि अगर आपने नॉट इक्वल टू नहीं लगाया यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या होगा, एरर अगर है तभी यहाँ पर आएगा कोड, अगर एरर नहीं है तो एल्स में जाएगा। इसलिए यहाँ पर एरर नहीं था इसलिए एल्स में जा रहा था, तो मैं यहाँ पर नॉट इक्वल टू यानी कि इस कंडीशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, ताकि यहाँ पर एरर ना हो तो ये कोड चले, और एरर हो तो ये कोड चले। ठीक है, तो अभी देखिए एरर कोई भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर सक्सेस का मैसेज आ गया। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेबल क्रिएट करने का काम करेंगे डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कैसे क्वेरी लिखते थे, डायरेक्ट वैसे लिखिए जैसे कि आपको अ, जैसे मैं एक क्लास बना लेता हूँ सबसे पहले, क्रिएट टेबल, क्रिएट अंडरस्कोर टेबल, इसी नाम से मैंने क्लास बनाया। तो ये क्लास है, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, टेबल क्रिएट करने का काम करना है। तो सबसे पहले दो तीन प्रॉपर्टी बना लेते हैं यहाँ पर, जो जिन जिन प्रॉपर्टीज की नीड है उसी नाम से बनाएंगे। तो डॉलर, मैंने एक प्रॉपर्टी बना लिया एसक्यूएल के नाम से, या आप किसी भी नाम से बना सकते हो, जरूरी नहीं कि आप एसक्यूएल के नाम से ही बनाइए। जैसे मैं यहाँ पर मैं टेबल के नाम से बना लेता हूँ, टेबल एसक्यूएल, टेबल अंडरस्कोर एसक्यूएल इस नाम से बना लेता हूँ। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हो गया। एक और प्रॉपर्टी बना लूंगा रिस्पॉन्स के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डॉलर रिस्पॉन्स इस नाम से मैं प्रॉपर्टी बना लेता हूँ। अब ये प्रॉपर्टी क्यों बनाया जा रहा है अभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि आगे हमें इनका यूज करना है। ठीक है, तो कभी भी आप
अभी मैं बताता हूँ आपको, पब्लिकली मैंने एक्सेस किया इन दोनों को, उसके बाद मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ कंस्ट्रक्टर। अब ये फंक्शन कंस्ट्रक्टर रहेगा, क्योंकि हमारा पेज लोड होते ही हमें कॉल करना है, टेबल को क्रिएट करना है, ठीक है। तो डबल अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट इस तरीके से लिख देंगे, कंस्ट्रक्ट, ठीक है, ये मैंने लिखा। अब ये पेज लोड होते ही कॉल होगा, इसलिए हमने कंस्ट्रक्टर को बनाया है, ताकि जैसे ही हमारा पेज एग्जीक्यूट करे ये हमारा काम कर जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट, टेबल को क्रिएट करने की कोडिंग लिखेंगे। तो जो हमारा ये है, यानी कि यहाँ पर क्वेरी रखना है, इस वाले प्रॉपर्टी में हमें क्वेरी रखना है। तो क्या करेंगे, डॉलर दिस टाइप करेंगे, और जब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हम लोग क्या क्या लिखते थे, क्रिएट अंडरस्कोर सॉरी क्रिएट टेबल लिखते थे ना, इस तरीके से क्रिएट टेबल, और कौन सा टेबल नेम देते थे, जैसे मैंने कुछ भी नाम दे दिया, डेमो ही नाम दे दिया टेबल का। उसके बाद यहाँ पर क्या करते थे हम लोग, इस तरीके से यहाँ पर नेम देते थे। तो क्या नेम देते थे, कुछ भी दे देते थे यहाँ पर, आईडी, जैसे मैंने आईडी दे दिया, और आईडी हमारा क्या होता था, इंटीजर डेटा टाइप होता था इसका, और लेंथ इसका 11 होता था, या आप कुछ भी दे सकते हो। और नॉट नल इससे डिफाइन करके, और ऑटो इंक्रीमेंट मोड में रखते थे, तो ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से, है ना, ये लिखा। कॉमा देंगे, उसके बाद जो है दूसरा हमारा एक कॉलम और बना लेते हैं, दो ही कॉलम रखेंगे इसमें, नेम नाम का। और नेम नाम का जो कॉलम होता था, उसमें हम लोग कुछ नहीं, वेर का डेटा टाइप डिफाइन करते थे इसका, और इसका लेंथ डिफाइन कर देंगे 55, बस। जितना भी आपको लग रहा है कि इससे ज़्यादा नहीं आने वाला है, तो आप यहाँ पर इस तरीके से 55 डेटा टाइप डिफाइन कर दीजिए, कॉमा से सेपरेट करेंगे। उसके बाद प्राइमरी की बनाना होता था, तो प्राइमरी की हम लोग किसको बनाएंगे, प्राइमरी, और की इस तरीके से लिख देंगे, आईडी को हम लोग प्राइमरी की बनाएंगे, इसलिए यहाँ पर मैंने आईडी लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इस क्वेरी को चलाना है, तो क्वेरी चलाने के लिए हम इसको किसी ना किसी वेरिएबल में रखेंगे, तभी तो क्वेरी चला पाएंगे। तो इसको हम लोग किसी वेरिएबल में रखने का मतलब क्या होगा, कि इस वाले वेरिएबल में रखेंगे, यानी कि जो हमारा ये वाला टेबल एसक्यूएल इस नाम से वेरिएबल है, इसमें रखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले डॉलर दिस का यूज करेंगे। अब दिस का क्यों यूज करना पड़ा, क्योंकि हमें इस वाले वेरिएबल को एक्सेस करना है, तो हमें यहाँ पर टेम्परेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो टेम्परेरी ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया इस तरीके से, और यहाँ पर क्या करूँगा, जो डॉलर नहीं, तो टेबल अंडरस्कोर एसक्यूएल इसको लिखना है आपको, टेबल अंडरस्कोर एसक्यूएल। तो इसका मतलब क्या होगा, कि इसमें डेटा अब ये असाइन हो गया, यानी कि ये जो क्वेरी है पूरा अब इसमें चला गया, ठीक है। अब इसको हम क्वेरी मेथड के अंदर दे सकते हैं। तो क्वेरी मेथड हमारा किसके अंदर से कॉल होगा, यानी कि जो डॉलर डीबी है उसी के अंदर से तो हमारा क्वेरी मेथड एक्सेस होगा। तो डॉलर डीबी के अंदर से हम लोग क्या करेंगे, डॉलर डीबी का यूज करेंगे, डीबी टीबी लिखेंगे, और यहाँ पर इसके अंदर से क्वेरी मेथड को एक्सेस कर लेंगे। तो क्वेरी मेथड इससे डिफाइन करेंगे, और यहाँ पर डॉलर यानी कि जो हमारा क्वेरी है, यानी कि जो क्वेरी है हमारा, वो कैसे देंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, और इसके अंदर से हम लोग क्या एक्सेस कर लेंगे, जो टेबल एसक्यूएल है, तो टेबल अंडरस्कोर एसक्यूएल जो है हमारा, इसको यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। टर्मिनेट, तो ये कहने का मतलब, ये जो पहले हम लोग वेरिएबल बनाते थे डायरेक्ट यहाँ पर, तो वो प्रोसीजर ओरिएंटेड का मतलब वो होता था, लेकिन अभी हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को फॉलो करके कोडिंग कर रहे हैं। आगे आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने इस वाले में पहले डेटा डाला, अब उसमें डेटा चला गया, यानी कि ये क्वेरी चलेगी। तो अब हमने क्वेरी मेथड को ये क्वेरी दे दी, लेकिन कंस्ट्रक्टर के साथ, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमें अगर इसके अंदर का कोई भी प्रॉपर्टी या मेथड एक्सेस करना है, तो हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट ही करना पड़ेगा। तो टेम्परेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है दिस से, ठीक है, ये मैंने क्रिएट कर लिया, उसके बाद जो है हमने इसको दे दिया, ठीक है। अब रिस्पॉन्स को हमें रिस्पॉन्स, यानी कि रिस्पॉन्स नाम के वो एक वेरिएबल में रखना है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर डॉलर दिस का क्यों यूज करते हैं, ताकि हम किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सके। तो रिस्पॉन्स नाम का जो प्रॉपर्टी है उसको एक्सेस करना है, इसलिए हमने दिस का यूज किया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिस्पॉन्स इस तरीके से। अब इस रिस्पॉन्स वाले प्रॉपर्टी में जो भी रिस्पॉन्स आप देंगे यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। तो कौन सा रिस्पॉन्स देना है हमें, अच्छा इसी को हमें रखना है, यानी कि जो डॉलर डीबी था इसको रखना था। तो इसको मैं कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो टेबल क्रिएट हुआ कि नहीं क्रिएट हुआ, वो इसमें चला जाएगा, यहाँ पर रिस्पॉन्स में, ठीक है, क्वेरी मेथड के अंदर से यहाँ पर चला जाएगा रिस्पॉन्स में। अब इस रिस्पॉन्स को आप चाहे तो एग्जामिन कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया, इफ हमारा रिस्पॉन्स अगर डॉलर दिस का करेंगे इस तरीके से, और दिस के अंदर से रिस्पॉन्स नाम का जो प्रॉपर्टी है उसको एक्सेस कर लेंगे इस तरीके से। अगर कोई रिस्पॉन्स आया, तो एको में यहाँ पर डिफाइन कर देंगे हम लोग, क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पर एको में डिफाइन कर देंगे सक्सेस। लेकिन मैं यहाँ पर इसका उल्टा करने वाला हूँ, यानी कि एल्स से रिजल्ट मुझे प्रिंट करना है सक्सेस का, इसलिए यहाँ पर मैं नॉट इक्वल टू लगा देता हूँ इस तरीके से। अब मैं एल्स से क्यों रिजल्ट प्रिंट करने वाला हूँ, ताकि मुझे मुझे डिस्ट्रक्टर का टेस्टिंग करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर नॉट इक्वल टू लगाया। तो डिस्ट्रक्टर मुझे पेज लोड होते ही कॉल करना है। यहाँ पर देखिए मैंने पहले लिख दिया। तो इफ के अंदर का मतलब, यहाँ पर मैंने नॉट इक्वल टू इसलिए लगाया, नॉट लगाया, ताकि जो है अगर ये इस मतलब टेबल ना क्रिएट हुआ हो तब ये चले। तो टेबल ना क्रिएट हो तो यहाँ पर ये चलेगा, और हमें डिस्ट्रक्टर से मैसेज देना था, इसलिए हमने यहाँ पर इसको ऐसा किया, ठीक है। तो जब यहाँ पर हमने नॉट इक्वल टू लगाया, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि अब ये उसका उल्टा काम करेगा। अगर टेबल नहीं क्रिएट होगा तब यहाँ पर आएगा ये। अब इसके बाद हमें क्या करना है, डिस्ट्रक्टर को काम करना है। तो इसको हम लोग
एक और से ना प्रिंट करके डाई मेथड से प्रिंट करेंगे। डाई मेथड का मतलब क्या होगा कि डाई एक मेथड होता है, इसके अंदर अगर आप यहाँ पर कुछ लिखते हो कोड तो वो प्रिंट तो होगा, बट इसकी आगे का कोड अब नहीं चलेगा, ठीक है। कहने का मतलब अगर यहाँ पर ये क्वेरी नहीं चली तो डाई मेथड हमारा प्रिंट होगा, प्रिंट कर देगा डेटा फील्ड, लेकिन आगे की क्वेरी नहीं चलने देगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब हमें डिस्ट्रक्टर बनाना था, तो डिस्ट्रक्टर हम लोग कहाँ बनाएंगे, इस ये जो फंक्शन है हमारा, यानी कि कंस्ट्रक्टर जो फंक्शन है इसके बाहर बनाएंगे डिस्ट्रक्टर को। और डिस्ट्रक्टर में क्या रखेंगे, कौन सा कोड रखेंगे, यहाँ पर इस तरह से मैंने फंक्शन बनाया एक, और यहाँ पर मैंने डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर सॉरी डिस्ट्रक्ट होता है, तो मैं यहाँ पर डिस्ट्रक्ट लिखा इस तरीके से, डिस्ट्रक्ट। ये मैंने डिस्ट्रक्ट नहीं नहीं डिस्ट्रक्ट होता है, क्या होता है यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया दोस्तों, डबल अंडरस्कोर मैंने लिखना था, डबल अंडरस्कोर डिस्ट्रक्ट, इसको कॉल करेंगे। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब डिस्ट्रक्टर के अंदर क्या करना है आपको, जैसे ही अगर आपका टेबल क्रिएट हुआ तो किसी लोकेशन पे अगर आपको किसी को भेजना है, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेडर का यूज़ करके लोकेशन पे डिफाइन कर देता हूँ ताकि किसी भी दूसरे लोकेशन पे चला जाए। तो किसी भी लोकेशन पे आप भेज सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लोकेशन नाम का प्रॉपर्टी जो है उसको यहाँ पर कैपिटल कैपिटल एल लिखेंगे और इस तरह से लिखेंगे लोकेशन, ठीक है। मैंने इसको ऐसे किया मॉडिफाई करने के लिए, और इसके अंदर मैं दे दूंगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर मैं इस तरह से लिख देता हूँ https google.com, तो https कॉलन डबल फॉरवर्ड स्लेश और यहाँ पर लिखता हूँ google.com। तो ये कब इस पे जाएगा, रिडायरेक्ट कब होगा, अभी पहले तो कंस्ट्रक्टर चलेगा, कंस्ट्रक्टर पूरा चल जाएगा। अब यहाँ पर अगर फेल्ड नहीं हुआ, यानी कि अगर ये फेल्ड हो गया तो इसके आगे का कोड तो चलेगा ही नहीं, यानी कि यहाँ पर अगर कोड आ गया तो चलेगा नहीं, लेकिन अगर यहाँ पर आया तो इसका मतलब क्या हुआ, टेबल क्रिएट हुआ और ये दूसरे लोकेशन पे हमें भेज देगा। यहाँ पर आकर रिलोड करते हैं जरा, मैंने इस तरीके से रिलोड किया, देखिए दूसरे लोकेशन यानी कि google.com पे ये जाना चाहिए, बट कोई भी मैसेज नहीं आया और ना ही google.com पे। सब कुछ सही है दोस्तों, देखिए हमने इसको जो क्लास बनाया था, क्लास का हमें ऑब्जेक्ट तो क्रिएट करना पड़ेगा तभी तो ये एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि ये जो क्लास है इसका ऑब्जेक्ट तो हमने क्रिएट ही नहीं किया कहीं। तो ये जो देखिए कहाँ पर इफ ब्लॉक बंद है आपका, इस इफ ब्लॉक के ऊपर, यानी कि यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना था। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, न्यू कीवर्ड का यूज करना और क्रिएट अंडरस्कोर टेबल जो है इसी का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देना आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्रिएट टेबल लिख दिया और यहाँ पर ये लगा देंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आकर रिलोड करेंगे जरा इस तरीके से, और ये देखिए एरर आ गया यहाँ पर अनडिफाइंड वेरिएबल $db। अच्छा, ये $db अनडिफाइंड क्यों बताया दोस्तों, ये समझिए जरा। अब यहाँ पर हम लोग लाइन नंबर देखिए क्या बता रहा है, लाइन नंबर 16 पे बता रहा है कि जो $db आप यूज कर रहे हो वो अनडिफाइंड है। तो अनडिफाइंड ये कब बताएगा, देखिए अब ये हमारा यहाँ पर इस इसके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं है $db नाम का, इस क्लास के अंदर कोई वेरिएबल नहीं है, लेकिन ये वेरिएबल कहाँ है, ये बाहर है, जो हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जो $db यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वो कहाँ लिखा हुआ है, इस फंक्शन यानी कि इस कंट्री यानी कि इस क्लास के बाहर लिखा हुआ है। तो इसको हमें ग्लोबली एक्सेस करना होगा। तो ग्लोबली एक्सेस करने का मतलब क्या हुआ कि ये वेरिएबल तो आपका ग्लोबल है, ये वेरिएबल ग्लोबल है तो ग्लोबली कहाँ एक्सेस होगा, ये इस क्लास के बाहर अगर आप कहीं एक्सेस करते हो तो एक्सेस हो जाएगा, लेकिन अगर आप इस क्लास के अंदर एक्सेस करना चाहते हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्लास को बताना होगा कि ये ग्लोबल वेरिएबल हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल कैसे बताते हैं, यहाँ पर आइए, और डॉलर ग्लोबल सुपर ग्लोबल सुपर सुपर ग्लोबल का यूज करिए, जैसे ग्लोबल नाम का एक सुपर ग्लोबल होता है उसका यूज करेंगे, और इसके अंदर हम लोग प्रॉपर्टी के यानी कि की के नाम से यहाँ पर दे देंगे, तो डीबी नाम से की बनाएंगे और इसमें दे देंगे। तो ये ग्लोबल्स ऑटोमेटिक जस्टिफाई कर लेगा, आइडेंटिफाई कर लेगा इसको, यहाँ पर ये जो है ना इसको आइडेंटिफाई कर लेगा और यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डॉलर के साथ डीबी नहीं लिखना है। ये एक आपका सुपर ग्लोबल है, जैसे कि पोस्ट होता है, गेट होता है ना, उसी तरीके से एक सुपर ग्लोबल होता है किसी भी वेरिएबल को ग्लोबली डिक्लेयर करने के लिए। तो ये ग्लोबली मैंने डिक्लेयर कर दिया, यानी कि इस क्लास को मैंने बता दिया कि जो $db है ये आपका एक ग्लोबल वेरिएबल है। तो अब ये यहाँ पर एक्सेस कर लेगा ये, ठीक है। यहाँ पर आकर रिलोड करते हैं जरा फिर से, ये देखिए मैंने रिलोड किया और यहाँ पर कोई भी मैसेज नहीं आया, मैसेज नहीं आया, बट यहाँ पर देख लेते हैं, मैंने मैसेज शायद यहाँ पर देख लेते हैं कि जो है ये देखिए डेमो नाम का एक डेटाबेस बना और इसमें हम लोगों ने ये देखिए आईडी और नेम को बन गया हमारा ये, बट ये दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट क्यों नहीं हुआ, शायद ये हमारा लोकेशन गलत हो इसके वजह से। तो https://google.com मैंने लिखा है यहाँ पर, तो ये लोकेशन भी मिस्टेक हो सकता है, इसके वजह से शायद ना रिडायरेक्ट हो रहा हो या और भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो लोकेशन मैंने लिखा है, लोकेशन ठीक है, LOCATION और HTTPS इस तरीके से। अब अगर हम लोग दोबारा इसको यहाँ पर ये देखिए है ना, अगर मैंने दोबारा रिलोड किया तो फेल्ड आया, फेल्ड क्यों आया, क्योंकि पहले से वो टेबल मौजूद है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर पहले से टेबल है तो पहले टेबल क्रिएट नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि मैसेज दे तो आप यहाँ पर एको का यूज करिए और सक्सेस का मैसेज दे दीजिए, यानी कि टेबल क्रिएटेड। इसको हटा देते हैं अभी, एको का यूज करेंगे और यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, टेबल क्रिएटेड, ठीक है। तो टेबल क्रिएटेड इस तरीके का मैंने मैसेज दिया, टर्मिनेट यहाँ पर करूँगा, ठीक है, इस तरीके से।
अब डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होता है जब कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, इसलिए मैंने ये इस तरीके से आपको कोडिंग करना सिखाया ताकि आपको ये पता चले कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर मतलब और ज़्यादा समझ सको आप। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर है यहाँ से यहाँ तक। तो कंस्ट्रक्टर जब कॉल हो जाता है तब डिस्ट्रक्टर कॉल होता है, अगर कोई भी कंस्ट्रक्टर है क्लास के अंदर तो। ठीक है, तो अभी कंस्ट्रक्टर यहाँ पर मैंने टेबल क्रिएटेड का मैसेज दिया। देखिए रिलोड करेंगे यहाँ पर तो अभी क्या आएगा? अब यहाँ पर फेल्ड आ रहा है। फेल्ड क्यों आ रहा है? क्योंकि पहले से डेटाबेस में वो टेबल मौजूद है, इसलिए फेल्ड आ रहा है। अभी हम लोग अगर डिलीट कर दें टेबल को तो वो हमारा डिलीट हो जाएगा, लेकिन कंस्ट्रक्टर ही हमारा कॉल हो रहा है और डाइव मेथड यहाँ पर इसीलिए लगाया गया ताकि इसके आगे का कोड एग्जीक्यूट ना करे। तो अगर यहाँ पर आ रहा है कोड हमारा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहीं पर कोड रुक जाएगा, आगे नहीं चलेगा, क्योंकि डाई लगा हुआ है। डाई लगाने का मतलब ही यही हुआ कि इसके आगे का कोड अब एग्जीक्यूट नहीं करेगा, भले ही कोड सही हो। अब अगर हम इसको डिलीट कर दें तो कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा, उसके इफ के ब्लॉक्स में नहीं जाएगा, इसके वजह से वो हमारा ये देखिए स्क्वेल में जाता हूँ और यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, ड्रॉप कर देता हूँ। ड्रॉप टेबल, कौन सा टेबल ड्रॉप करना है हमें? डेमो नाम का जो टेबल है इसके अंदर उसको ड्रॉप करना है। तो यहाँ पर आइए, थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ और गो पे क्लिक कर दूंगा इस तरीके से, तो ये हमारा ड्रॉप हो जाएगा, यानी कि जो टेबल था वो ड्रॉप हो जाएगा। अब यहाँ पर रिलोड करेंगे तो देखिए टेबल क्रिएटेड का मैसेज आ गया। ठीक है, तो मैंने आपको कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल देके समझाना था, इसलिए ये बनाया टेबल। ठीक है, तो बस यहाँ पर आपको क्या करना है अच्छा ये एक और चीज़ समझिए यहाँ पर, ये जो पब्लिक की हमने लगाया है तो इसको तो हमने कहीं पर एक्सेस नहीं किया बाहर, यानी कि जब आप बाहर नहीं एक्सेस करते हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हमें प्राइवेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, प्राइवेट कर देंगे, इसको भी प्राइवेट कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो प्राइवेट हो जाएगा। तब ये अभी बाहर नहीं एक्सेस कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा अगर क्लास के अंदर ही एक्सेस हो रहा है तो हमें इसको प्राइवेट ही बनाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आकर रिलोड करेंगे तो अभी क्या आएगा? अभी यहाँ पर फील्ड आएगा, क्योंकि जो है डाई यानी कि टेबल हमारा पहले से मौजूद है, तो पहले से अगर मौजूद होगा तो फेल्ड ही आएगा डेटा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आएगा दोस्तों। अगर किसी को दिक्कत हुआ जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून।